इस कलकल करती धारा में हर रोज गंगा किनारे रहने वाले लोग स्नान करते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से बक्सर के चौसा में गंगा के आसपास रहने वाले लोग इससे परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह है एक साथ कई लाशों का गंगा में मिलना। और ये तमाम लाशें यूपी बिहार बॉर्डर के पास चौसा के रानी घाट के नजदीक मिली हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, और रानी घाट जो बक्सर के चौसा में पड़ता है, और ठीक हमारे दाहिनी ओर आप गंगा नदी देख सकते हैं, जहां पे एक के बाद एक करके कई 100 मिले थे नदी में तैरते हुए, और उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर आकर हम न्यूज 18 के दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या हो सकती है। न्यूज 18 ने इस मामले की गहन पड़ताल कर सच्चाई सामने लाने की ठानी। हमारी टीम ने सबसे पहले यूपी बिहार बॉर्डर पर बिहार के बक्सर के रानी घाट पहुंचकर पड़ताल की शुरुआत की। जब रानी घाट में हमने इस सच्चाई का पता लगाना चाहा कि आखिर लाशें कैसे इस जगह पहुंची, तो हमें नदी किनारे कई स्थानीय लोग मिले। स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि इतने सालों में उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में यहां लाशें नहीं देखी थी। दारोगा चौधरी नाम के एक मल्लाह सालों से इस घाट पर अपनी नाव चलाते हैं, लेकिन एक साथ इतनी लाशें मिलना उनके लिए भी सामान्य नहीं है। दारोगा जी, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर 30-32 साल से वह है। 30 साल से। इसके पहले कभी यहाँ पे इतना बॉडी देखे हैं लाश एक साथ? कभी नहीं जी, कभी नहीं। यहाँ पे अचानक लाश आता है सर। हाँ, इसके पहले कभी नहीं इतना एक साथ लाश आया था? नहीं जी। दरअसल बक्सर के रानी घाट के नजदीक जहां गंगा यूपी से बहती हुई बिहार में पहुंचती है, उस जगह को भी समझना होगा। उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा थोड़ी अपस्ट्रीम से बहती हुई आती है, और जैसे ही बक्सर के चौसा के नजदीक पहुंचती है, गंगा थोड़ी डाउनस्ट्रीम हो जाती है। जाहिर है ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो लाशें चौसा के नजदीक मिली हैं, वो लाशें धारा के प्रवाह से बहती हुई यहां आई हों। गंगा जब रानी घाट के पास आती है तो एक गहरा किनारा बन जाता है, जिससे टकराने के बाद गंगा का पानी मुड़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक उसके बहाव की रफ्तार काफी कम हो जाती है। माना जा रहा है कि रानी घाट पर लाशों के रुकने का कारण भी यही है। देखिए, ठीक हमारे बाईं ओर जो आप देख सकते हैं यूपी का रामपुर गांव है, जो यूपी का आखिरी गांव पड़ता है, और उसके बाद बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और एक तस्वीर हम आपको और भी दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप गंगा नदी की धार को देख रहे हैं वो थोड़ा अपस्ट्रीम में पड़ता है, जो यूपी की तरफ से गंगा बहती हुई आती है, और जैसे ही चौसा में बिहार में मिलती हैं, उसके बाद नदी की धार को अगर आप देखें, नदी की धार को देखें तो नदी की धार थोड़ी डाउनस्ट्रीम की तरफ चली जाती है, यानी कि ढलाव जिसे कहा जाता है, ढलाव की तरफ हो जाती है। और उसके बाद गंगा का जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, वो ठीक दाहिनी ओर आप कटाव जैसा देख सकते हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही है कि गंगा का जो नेचुरल फ्लो होता है, और उसके बाद हल्के से दाहिनी ओर कर्व करते हुए वो कटाव होते हुए किनारे की ओर जाती है, और जो बॉडी मिला वो इसी नदी की धार में तैरते तैरते उस किनारे की ओर टकराया, और उसके बाद उस बॉडी को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। मामले के सामने आने और तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने यूपी और बिहार के बॉर्डर पर गंगा में महाजाल लगाकर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही यहां मिली लाशों का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। नौता देखने हम लोगों को, और जो लाशें मिली सम्मानजनक ढंग से हम लोग अंतिम संस्कार किए उसका, कफन के साथ, और गड्ढा लंबा खुदवा के उसमें दफन करवाए हम लोग। फिर यहाँ निर्देशानुसार एक महाजाल लगवा दिया गया कि जो लाशें बह के आ रही हैं कम से कम यहीं पे हम लोग छान लें, वो जाके आगे बहुत ज्यादा हैवोक क्रिएट न करे। तो यहाँ पे 6 लाशें मिली थी हम लोगों को, जो कि उनको सम्मानजनक ढंग से हम लोग अंतिम संस्कार कर दिया, और आज के डेट में स्थिति सामान्य होती जा रही है, और आशा करते हैं हम लोग की स्थिति सामान्य हो जाए। गंगा जी में गश्ती भी हो रही है, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट्स भी
प्रतिनियुक्त हैं और ये निर्देश है जिला पदाधिकारी महोदय का कि जहां भी लाशें मिले उसको सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार उसका किया जाए। अब तक की पड़ताल में कई बातें साफ हो चुकी थी, लेकिन अब हमें यह जानना था कि आखिर गंगा में लाशें प्रवाहित क्यों हुई और किनकी हो सकती हैं ये लाशें। ये जानने के लिए हम सबसे पहले बॉर्डर के नजदीक बिहार के चौसा के एक गांव में पहुंचे और गांव वालों से जानना चाहा कि आखिर लाशों का रहस्य क्या है। यहां गांव वालों ने हमें बताया कि बॉर्डर के कई गांवों में लोग असमय मौत होने पर लाशों को गंगा में प्रवाहित करते आए हैं और यह बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ऐसा बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। बिहार के कुछ एक गांवों के लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक जो लाशें मिली हैं वो बिहार के किसी गांव की नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बहकर आई और बिहार के बॉर्डर पर मिली हैं। तो बिहार में भी होता है कि यूपी का ही होता है? बिहार में भी होता है और यूपी में भी होता है। अच्छा, दोनों जगह हम लोग जहाँ हैं देखते हैं कि हम लोग बॉर्डर पर हैं। उत्तर प्रदेश की जिला से प्रवाह होती है और बिहार की भी है कि हम लोग हैं बॉर्डर पर प्रवाह होती है। ये दक्षिण से जिला से आती है और यही प्रवाह होती है। और महादेवा घाट है जो है बड़कुइया, वहाँ बहुत गड्ढा था। वो तो अभी भर गया है, लेकिन बहुत पहले से बहुत गड्ढा तो था ही नहीं था। वहीं प्रवाह से सब लाते जाते कुछ बहुत पहले से भी बड़ी बहुत पहले से तो पहले से परंपरा है। अच्छा, क्यों मतलब कुछ वजह नहीं? बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं कि जल प्रवाह हो रहा है बहुत पहले से। अच्छा, तो ये नई बात नहीं? नई बात नहीं। देखते हैं कि बताओ हमारे जन से भी, चाहे हमारे बाबूजी या बाबा भी गुने जो भी है, चाहे अगल बगल के जितना भी लोग हैं कि हो चाहे बिहार हो, ऐसे ले जाके गंगा में जल प्रवाह कर देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा में लाश प्रवाहित करने की परंपरा आसपास के गांवों में काफी पुरानी है, लेकिन इस बार उम्मीद से ज्यादा लाशों के गंगा में मिलने से और कोरोना के कारण माहौल गर्म हो गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी बताया कि इस बार कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग समर्थ नहीं हैं कि लाशों का अंतिम संस्कार करा सकें। इस वजह से भी लोग लाश को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ये तमाम बातें हमें बिहार के रहने वाले लोगों ने बताई थी। चौसा प्रशासन ने भी यही बताया। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों जो कि बिहार बॉर्डर से लगे हुए हैं वहां पहुंची। हम गाजीपुर के कुतुबपुर गांव में पहुंचे और उस गांव के बुजुर्ग और युवाओं से बात की और जो जानकारी हमें मिली वो बिहार के लोगों से मिली जानकारी से बहुत मिलती जुलती हुई दिखी। ऐसे ही मैंने देखो क्या परंपरा रहती है, क्यों ऐसा होता है? तो पहले क्या था, बस 15 बरस पहले गरीबी थी, गरीबी के हिसाब से जो लोग गरीब थे और नहीं जलाने के सक्षम थे, इसके लिए इसके हिसाब से नहीं जला पाते थे। जो लोग जलाने का सक्षम थे वो लोग अपने जलाते थे। हालांकि यूपी के कुतुबपुर गांव के लोग ये बात तो मान रहे हैं कि लाशों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा पुरानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बदलने और गंगा सफाई अभियान में जागरूकता और प्रशासन की सख्ती के कारण अब लोग कम ही ऐसा करते हैं। पहले 20 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले होते थे, जिसके बाद कोई व्यवस्था नहीं था तो जल प्रवाह करते थे हम लोग गंगा में। अच्छा, जब से बीजेपी सरकार बना हुआ है हम लोग नहीं करते हैं, न करने देते हैं, सफाई से रखते हैं। अब जल प्रवाह नहीं होता है? नहीं होता है। अब माने गाजीपुर से उधर तक गंगा तो बहुत दूर से बह के आती है, अब भला उधर से कर दिए होंगे आता रहती तो आके इधर लाश लग गई है। पुराना रीत नहीं है, गंगा जी का कुल आदमी की मैंने पब्लिक आके सपलख ली हलन जा कि गंगा नदी में मत बिगी है जा। अच्छा, ये सरकार भल जब मोदी का तब से रुकाहट बटे। अच्छा, तो इसे बिगाला ना है, जे फूक दिला आदमी फूक के बेपरवाही करे के बा। बहरहाल बिहार से लेकर यूपी तक की इस पड़ताल में कई तरह की जानकारियां हमें अभी तक मिल चुकी थी और ये साफ साफ इशारा कर रही थी कि कुछ पुरानी मान्यताएं और कुछ कोरोना की वजह से हुई मौत गंगा में मिली लाशों की बड़ी वजह हो सकती है। बहरहाल गंगा में मिली लाशों को लेकर प्रशासन की जांच जारी है और पूरी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगी।
स्थानीय लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहले से परंपरा रही है कि कई सारे लोगों का जब निधन हो जाता था और अप्राकृतिक मौत होती थी तो उनके शरीर में भारी पत्थर या बालू का बोरा बन के उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये पुरानी परंपरा थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अब वो परंपरा बंद हो गई, लेकिन कई सालों के बाद इस बार कई सारे शव फिर से देखे गए। और जैसे कि स्थानीय बता रहे थे गाजीपुर वगैरह से दूर से भी भर के शव आ सकते हैं। तो बहरहाल अब कहाँ के हैं बॉडी और किनके थे ये बॉडी, फिलहाल ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमने बिहार के लोगों से बातचीत कर, यूपी के लोगों से बातचीत की, खासकर बॉर्डर इलाके से, और उन्होंने जो जानकारी दी तो पहले जल प्रवाह गंगा नदी में हुआ करता था। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुतुबपुर, यूपी। plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. नागपुर के इन आरोपियों ने इंसान और गिद्धों के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। महामारी से बेहाल देश में यह खबर इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ लोग सच में कोरोना की लाशें नोचकर अपनी जेब भर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान 2 नर पिशाच रुपए, मोबाइल और जेवर चुरा लेते थे। वहीं राजस्थान के कोटा हार्ट हॉस्पिटल में निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 भाई रेमडेसिविर चुराकर उनके बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगा दिया करते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो सीएमओ का ड्राइवर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को 15,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। एमपी के ही जबलपुर में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने वाले सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के बस्ती जिले में आस्था हॉस्पिटल में 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का पर्दाफाश हुआ है।
कोरोना काल में अब तक न्यूज 18 पर आपने देश के कई गिद्ध गैंग देखे हैं, लेकिन आज जिन लोगों से आपका सामना होने वाला है उन्हें कोसने के लिए आपके पास भी शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े से जिन दो लोगों का चेहरा ढका है, ये सिर्फ दिखने में इंसान है। इनके दिलो दिमाग में इतनी हवस है कि ये कोरोना मरीजों के पार्थिव शरीर से रुपए, घड़ी, मोबाइल, कीमती सामान और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत जो कुछ भी बिक सकता है वो सब चुरा लेते थे। इनके लिए शर्मनाक शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जो गुनाह इन्होंने किया है वो इंसानियत की दुनिया में माफी के काबिल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना मरीजों के शव से चीजें चुराने का अपराध इन गिद्धों ने एक बार किया, बार बार जानबूझकर मरीजों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले ये चोरी करते थे। ये जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो इंसानों का नहीं बल्कि गिद्धों का काम है। नागपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी गणेश उत्तम और छत्रपाल किशोर से कोरोना मरीजों के शव से चोरी की गई घड़ियां बरामद की गई। मरने वालों से चुराए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कुछ महिलाओं के शव से जेवर और रुपए चुराए गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अंजलि तिवारी नाम की एक महिला ने 17 मई को नागपुर के तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बातचीत हो जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल को पिता की मौत के बाद उनके पास से 18,000 रुपए और मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो गणेश और छत्रपाल किशोर के पास से फोन और रुपए बरामद हो गए। त्यांनी फिर्यादी कुमारी अंजली गिरिराज तिवारी यांचे वडिलांचे डेड बॉडीवरील रॅपर करीत असताना मोबाईल चोरून नेल्याचे कबूल केले आणि तपासामध्ये पोलीस स्टेशन तहसील येथे 2020 मध्ये मेयो हॉस्पिटलमधील मोबाईल, सोन्याचे दागिन्याचे चोरी संदर्भात जे 5 प्रकारचे चोरीचे गुन्हे दाखल आहे ते सुद्धा गुन्हे यांनी केल्याचे कबूल केले व गुन्ह्यात चोरी केलेला एकूण 1,66,000 रुपयाचा माल दोन्ही आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आला है। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिद्ध कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के वक्त साजिश के तहत चोरी को अंजाम दिया करते थे। नागपुर के गणेश और छत्रपाल कोरोना मरीजों के शव ले जाते थे। शव का अंतिम संस्कार करने के वक्त परिवार वालों को दूर रहने की हिदायत देते थे। उसके बाद पीपीई किट पहनकर शव की तलाशी लेते थे। मरे हुए मरीज के कपड़ों से जो भी मिलता चुरा लेते। कई मरीजों के बचे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चुराए। आरोपियों ने 6 से ज्यादा शवों से चोरी की बात कबूल की है। इन गिद्धों को अदालत से जो भी सजा मिले, लेकिन देश इन्हें गिद्ध ही कहेगा, क्योंकि सिर्फ इंसानों जैसी शक्ल नहीं बल्कि संवेदना भी जरूरी है। जो लोग इस महामारी में इंसानों की मौत के बाद उनके शव से चीजें चुराते हैं वो इंसान की शक्ल में नर पिशाच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो जिला अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी का ड्राइवर ही गिद्ध निकला। इंदौर की सीएमओ के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जरा सोचिए, जिस अधिकारी के पास पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा है, उसका स्टाफ अगर कोरोना मरीजों के हिस्से के इंजेक्शन चोरी करके बेचेगा तो महामारी से लोगों को कौन बचाएगा। इंदौर पुलिस के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा के ड्राइवर को विजयनगर थाने की पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। इंदौर सीएमओ का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। 15,000 रुपए में इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिली। पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी पुनीत को पकड़ लिया। पुनीत के पास से एक रेमडेसिविर बरामद हुआ है। इंदौर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सीएमओ के ड्राइवर के पास आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आया। जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अभी व्हाट्सएप नंबर से बेचने की कोशिश में है, उससे संपर्क किया गया। वो बेचने को तैयार हुआ, 15,000 रुपये में इंजेक्शन दे रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। इंदौर में नकली रेमडेसिविर और इसकी कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने ऐसे गिद्ध गैंग की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध देश के कई शहरों में मरीजों को नोच नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं।
राजस्थान के कोटा में कोरोना मरीजों की जिंदगी को पानी की भेंट चढ़ाया जा रहा था। कोटा हार्ट हॉस्पिटल में बने कोविड वार्ड में तैनात दो भाई मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लेते थे। बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देते थे। पुलिस ने कोटा हार्ट हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में चल रही कालाबाजारी और मरीजों के साथ हत्या की साजिश वाले गुनाह का पर्दाफाश किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए दो भाइयों से हुआ बड़ा खुलासा। भर्ती मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर चुरा लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। मनोज और राकेश कोटा हार्ट हॉस्पिटल में तैनात थे। दोनों कोविड वार्ड और लैब में ड्यूटी करते थे। राकेश लैब से इंजेक्शन चुराकर मनोज को देता। मनोज मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाता। बाद में दोनों मिलकर 10,000 रुपए में एक रेमडेसिविर बेचते थे। मनोज और राकेश ने 10,000 से ज्यादा मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाए। जो गिद्ध कोरोना मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाते हैं वो सीधे सीधे हत्या की साजिश के अपराधी करार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हों उन्हें पानी का इंजेक्शन लगाकर हत्या की साजिश वाला गुनाह किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में इस निजी अस्पताल का नाम आस्था हॉस्पिटल है, लेकिन यहां मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जिंदगी का सौदा होता है। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था हॉस्पिटल एंड यूजे पैरामेडिकल कॉलेज है। प्रशासन के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के नाम पर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए में बेचा जाता था। एसडीएम और पुलिस टीम ने छापा मारा तो अस्पताल के अंदर से 5 सिलेंडर बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल के संचालक अजीत चौधरी को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के मालिक अनिरुद्ध की तलाश जारी है। यहाँ ये शिकायत मिली थी कि 50,000 रुपए में ये सिलेंडर मिल सकता है। शिकायत सही पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए। 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आ गई। एक आदमी को पकड़ा गया है। कुदरत ने जिन्हें गिद्ध बनाकर भेजा है उन्हें तो सबने देखा है, लेकिन इंसानों के रूप में जो गिद्ध कोरोना मरीजों और पीड़ित परिवारों को लूटकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, उन गिद्धों के गुनाहों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देश के हर गिद्ध को न केवल सलाखों के पीछे भेजना है, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दिलवानी है जिससे समाज में कोई गिद्ध बनने की हिम्मत न कर सके। आशु, हाथ धो लो।